हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं आशीष आप सभी का स्टडी वेल के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में पढ़ेंगे, जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है कैग, CAG। ठीक है, इसका उल्लेख भारत के संविधान के भाग 5 में आर्टिकल 148 से 151 के बीच में किया गया है। इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा 6 वर्ष या 65 वर्ष तक की जाती है। कैग को हमारे देश में वैसे ही हटाया जा सकता है जैसे कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाया जाता है। कैग का जो कार्य होता है हमारे देश में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के खर्चों पर नजर रखना होता है। तो आज इसको हम क्वेश्चन के फॉर्म में देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक वर्तमान में कौन है। तो वर्तमान में दोस्तों नए बन गए हैं के संजय मूर्ति। पहले कौन थे? गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, गिरीश चंद्र मुर्मू की जगह किसने ली है? के संजय मूर्ति ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में निर्धारित एकमात्र प्राधिकारी जिसे संघ और प्रत्येक राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश की सरकार के आय एवं व्यय के लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। अगला क्वेश्चन है, वह संवैधानिक पदाधिकारी जिसको सार्वजनिक कोष पब्लिक पर्स का संरक्षक कहा जाता है। तो कैग को ही पब्लिक पर्स का संरक्षक बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है। तो यह राष्ट्रपति करते हैं। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है एक संवैधानिक निकाय होता है यह। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार के वित्तीय खातों से जुड़े भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है। तो राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक सतर्कता के दृष्टिकोण से सरकारी संगठन के निर्माण कार्यों के तकनीकी लेखा परीक्षा के कार्य को सौंपा गया है। तो कैग भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को सौंपा गया है। अगला क्वेश्चन है, वह मामला जो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की जांच पड़ताल की वजह से विवादों में नहीं आया है। तो सत्यम कंप्यूटर्स मामला विवादों में नहीं आया है। अगला क्वेश्चन है, एक सतर्कता के दृष्टिकोण से सरकारी संगठन के निर्माण कार्यों के तकनीकी लेखा परीक्षा के कार्य को सौंपा गया है। तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को यह सौंपा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण कौन करती है। तो लोक लेखा समिति इसका परीक्षण करती है। अगला है, वह वर्ष जब अकाउंटिंग को ऑडिटिंग लेखा परीक्षा से अलग किया गया तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्य केवल सरकारी लेखा तक ही सीमित रह गया, वह वर्ष था 1976। अगला क्वेश्चन है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा की गई टिप्पणियों पर कार्रवाई करने की प्रथम जिम्मेदारी बनती है। तो संसद की जिम्मेदारी बनती है। अगला क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया था। संविधान द्वारा इसका सृजन किया गया था। भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी इन दोनों में से पहले हो वह उसका कार्यकाल होता है। अगला क्वेश्चन, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में सही नहीं है तो उनको राष्ट्रपति पदच्युत कर सकते हैं। यह सही नहीं है। लोक निधि का अभिभावक कहा जाता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को अभिभावक कहा जाता है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का एक मित्र एवं मार्गदर्शक होता है। तो लोक लेखा समिति इसका मार्गदर्शक होता है। नियंत्रक एवं महालेखाकार परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्रवाई करने की अंतिम जिम्मेदारी किसकी होती है। तो संसद की अंतिम जिम्मेदारी होती है। भारत में केंद्र और राज्य सरकारों की सभी प्राप्तियों और व्यय की संपरीक्षा करने की जिम्मेदारी किसकी होती है। तो नियंत्रक एवं महालेखाकार परीक्षक की होती है जिम्मेदारी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148 के एक स्वतंत्र कार्यालय का उपबंध करता है। तो आर्टिकल 148 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के एक स्वतंत्र कार्यालय का उपबंध करता है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 149 किससे संबंधित है। तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों एवं शक्तियों से संबंधित है। आर्टिकल नंबर 149। अगला क्वेश्चन है,
भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? तो नियंत्रक एवं महालेखाकार परीक्षक होता है इसका प्रशासनिक प्रमुख। भारत में प्रथम महालेखाकार कार्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1858 में यह इसकी स्थापना हुई थी। भारतीय संविधान का डैश भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के लिए एक स्वतंत्र पद प्रदान करता है। अनुच्छेद 148 एक स्वतंत्र पद प्रदान करता है। अब पढ़ेंगे हम लोग संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय सेवा नहीं है तो भारतीय विदेश सेवा अखिल भारतीय सेवा नहीं होती है। एक अखिल भारतीय सेवा है तो भारतीय वन सेवा एक अखिल भारतीय सेवा होती है। अगला क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन भत्ते और पेंशन सहित पूरे खर्चों को पूरा कौन करता है? तो भारत के समेकित कोष इसे पूरा करता है। संघ लोक सेवा आयोग डैश के अनुरोध पर किसी राज्य की सभी और किसी भी जरूरत को पूरा करता है। तो राज्य के राज्यपाल यह जरूरत को पूरा करते हैं संघ लोक सेवा आयोग के अनुरोध पर। अगला है, सार्वजनिक अधिकारियों को कुछ सूचनाओं के प्रकटन से छूट दी गई है। जैसे सबसे पहला है, बौद्धिक संपदा अधिकारियों से संबंधित जानकारी से छूट मिली है इनको। दूसरा है, एक विदेशी सरकार द्वारा विश्वास में प्राप्त जानकारी से छूट मिली है। तीसरा है, व्यापार रहस्य ट्रेड सीक्रेट। चौथा है, भारत की संप्रभुता तथा अखंडता को प्रभावित करने वाली सूचना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का वह भाग जिसमें संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित प्रावधान शामिल हैं। तो आर्टिकल नंबर 14 में यह प्रावधान शामिल है। अगला क्वेश्चन है, संसद द्वारा अखिल भारतीय सेवा अधिनियमित किया गया था किस वर्ष? तो सन 1951 में यह अधिनियमित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, वह विधि जिसके माध्यम से संघ लोक सेवा आयोग केंद्रीय और अखिल भारतीय सेवाओं को भर्ती नहीं कर सकता है। तो मंत्री सिफारिश पर यह भर्ती नहीं कर सकता है। अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों का चयन एक प्रशिक्षण करती है। तो केंद्र सरकार इसका प्रशिक्षण करती है। अगला है, राज्यों के लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यों के लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों की नियुक्ति करता है राज्यपाल। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष या जब तक वे 65 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर सकें कर लेते, जो भी पहले हो इनमें से वह उसका कार्यकाल कहलाता है। अगला है, संविधान द्वारा भारत में वह निकाय जिसको योग्यता पद्धति के प्रहरी मेरिट पद्धति प्रहरी के रूप में माना जाता है संघ लोक सेवा आयोग को। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को उनके पद से हटाया जा सकता है? तो आर्टिकल नंबर 317 से 17 का उपयोग करते हुए उनके पद से हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है। तो उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाया जा सकता है। तो संबंधित राज्य के निवेदन पर संसद द्वारा यह आयोग बनाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य में सेवारत अखिल भारतीय सेवा के किसी सदस्य को पद से हटाने के लिए अधिकृत है। तो केंद्र सरकार अधिकृत होती है। संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसको सौंपता है? तो राष्ट्रपति को सौंपता है। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को उनके अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है। तो भारत के राष्ट्रपति को सौंपा जा सकता है। अगला है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के व्यय भारित होते हैं। तो राज्य की संचित निधि पर व्यय भारित होते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के। अगला है, अखिल भारतीय सेवा में सेवा श्रेणियां कितनी होती हैं? तो 3 श्रेणियां होती हैं। अखिल भारतीय सेवाओं के जनक के रूप में किसको माना जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को अखिल भारतीय सेवाओं के जनक के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया था? तो 1 अक्टूबर 1926 को किया गया था। 1/10/1926 को संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, अब अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे,
अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों हेतु राष्ट्रीय आयोग। इसको अगली वीडियो हम लोग देखेंगे। यहाँ तक आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।